स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो पहले चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। अब देखिए, इस वास्तविक संख्या के जितने भी एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1 यानी 3, जितने भी इसके एक्सरसाइज है सभी के एक दो सवाल हम लेके आए और ये सब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आप जितने भी एक्सरसाइज के यानी सवाल हैं आप कर पाएंगे। जब हम इनमें से जितने सवाल हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, एक एक करके या दो दो करके जो भी सवाल है, उस सवाल को करने के बाद आप अपने यानी बुक के जितने भी सवाल है आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे सवालों को हल करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2 नंबर सवाल में पूछे जाते हैं। तो चलिए सारे सवालों को हम लोग एक एक करके हल कर लेते हैं। हल करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सवालों को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, ये आपका क्लास 10th का ही यानी जो पहले चैप्टर है जिसका नाम रियल नंबर है। रियल नंबर का ही यानी हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, रियल नंबर के ही सवाल को देखेंगे और इनके जितने भी एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली, जैसे प्रश्नावली 1.1, ठीक है, 1.2, 1.3, 1.4, यानी सारे के एक सवाल दो सवाल हम लेके आए हैं, सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए पहला सवाल, पहले सवाल को अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जा रहा है, सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मोसो, यहाँ पे मोसो का राय निकालने के लिए क्या करा है, मोसो का राय निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मोसो देख लेते हैं। ठीक है, यानी मोसो का राय इसका कितना होगा, तो चलिए हम लोग मोसो हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मोसो, ओके, मोसो के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं आज। मोसो यानी जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए एचसीएफ हम लोग ढूंढ लेते हैं, हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद आप देखिए क्या करेंगे, जो सवाल में डिजिट दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे, यानी 1600 कितना है, 1651 है। और दूसरा अगर देखें तो दूसरा जो नंबर दिया गया है वो आपको 2032 है। कितना है, 2032 है। अब इसको कह रहा है हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजकता, ठीक है, विभाजकता एल्गोरिथ्म, ये बात आपको लिख लेना है, एल्गोरिथ्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है इनके बारे में आप जान लीजिए। यूक्लिड एक यानी अपना यानी थ्योरम दिए थे जो कहा था ए बराबर में बी क्यू और प्लस में आर, और आर का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा, आर का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो नंबर इसमें दिया गया है ना, जो आपका छोटी नंबर है, जो आपका छोटी नंबर है वो आपका बी हो जाएगा, और जो आपका बड़ी नंबर है यानी बड़ी संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात करने का मतलब क्या है कि हम इधर रफ करते हैं, इस सवाल को जब हम हल करते हैं तो साइड में हम लोग रफ करते हैं। रफ क्या करेंगे, छोटी नंबर से, छोटी नंबर कितना है, तो यहाँ पे छोटी नंबर देखिए 1651 है, तो 1651 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसमें, बड़ी वाली नंबर में, जो कि आपको क्या है 2032 है। तो 2032 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, 16 इकाई 16 एक बार में लग जाएगा, यानी 1651। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी 2 में से 1 घटाइए 1 रह जाएगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा, ये बगल वाले से बोरो कर लेगा, पैसा लेगा, ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 घटाइए तो 3, और 1 में से 1 क्योंकि 1 इनको दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप, क्या लिखेंगे, स्टेप, यानी स्टेप 1। पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे, पहले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में हम लोग लिखेंगे ए बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए क्या होता है, ए क्या होता है, तो जो जिस संख्या में हम लोग भाग लगाते हैं उसको ए कहा जाता है, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको बी कहा जाता है।
जितने बार में लगा इसी को Q कहा जाएगा और जो रह गया इसी को R कहा जाएगा। तो देखिए A की जगह पे कितना है, तो A की जगह पे है 2032, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000, यानी यहाँ पे आप स्टेप 1 कर लीजिए, यानी स्टेप 1, और स्टेप 1 में 2032 बराबर में B कितना है, तो देखिए 1651 है, देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है 1651, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे Q B और Q दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है गुना का होता है। Q का वैल्यू क्या है, Q देखिए एक बार में भाग लगा था तो 1 लगाएंगे, और R कितना है, जो आपका रेस्ट रह गया 381, तो 381 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कि हमारा R है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो शेष है, शेष 0 नहीं आया, शेषफल जो है 0 नहीं आया है, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इस बात को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप देखिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा स्टेप अगर यहाँ पे देखें तो स्टेप नंबर हमारा 2 होगा, और 2 नंबर में हम क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, शेषफल बचा हुआ है, इसी से भाग करेंगे किसमें, ये बी में, यानी 1651 में, ठीक है। देखिए कितने बार में लग जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे हम 5 बार में लगा सकते हैं, 5 8 40 नहीं, 5 3 15 नहीं होगा, 4 बार में लगा सकते हैं, 8 चौके 32, 3 रह जाएगा, और 3 चौके 12, 12 3 15, देखिए ये 4 बार में लग जाना चाहिए। 4 से लगा के देखिए, 4 इकाई 4, उसके बाद 4 8 32, 4 8 32 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, 12 3 15 घटा दीजिए, ये एक पैसा लेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11, 11 में से 4 घटा दीजिए 7, ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटा दीजिए 2, इसके बाद ये देखिए 6, 6 में से आप 5 अगर घटाते हैं तो बच जाएगा 1, और ये 1 और 1 कट जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप आया वो कितना, देखिए ए हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे ए बन गया 1651, बी कितना बन गया 381, क्यू कितना बन गया आर, यानी क्यू जो है 4 बन गया, और आर कितना है 127। तो देखिए तो कहेंगे 1651 बराबर में, यानी बी की जगह पे कितना है, तो बी की जगह पे देखिए 381 है, ठीक है। उसके बाद गुना, इन दोनों के बीच गुना होता है क्यू का वैल्यू कितना है, 4 बार में लगा है 4 हो जाएगा। उसके बाद आर कितना रह गया, आर देखिए यहाँ पे आपको 127 है, 127 डाल देंगे, और शेष हमारा 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेष 0 के बराबर नहीं। अब हम लोग स्टेप 3 चलेंगे, स्टेप यानी नंबर 3। अब 3 में क्या करेंगे, जो शेष फल है 127, इससे भाग लगाएंगे किसमें, बी में, जो कि आपका 381, कितने बार में लग जाएगा, क्या 3 बार में लग जाएगा, देखिए 3 बार में लगाते हैं, 3 7 21 हासिल 2, 3 2 6 2 8, और 3 इकाई 3, यानी 3 बार में लग गया, यानी कट गया, यानी ये 0 आ गया, कट गया यानी 0 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो ए है वो है 381, बी कितना है 127, क्यू कितना है आपका, क्यू हो गया 3, और ये कट गया, कट के 0 हो गया, यानी आर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा 381 था, तो लगाएंगे 381, ए बराबर 381, बी बराबर कितना है, तो 127, बी बराबर में 127, कितने बार में लग गया, तो 3 बार में, यानी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 3, और शेष कितना आ गया 0। जब शेष आ गया 0 तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेष बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए क्योंकि सवाल क्या कर रहा था कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए सवाल, देखिए एक बार क्या कहा था कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 और 2032 का मोसो ज्ञात करने, मोसो का मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए जब हम भाग लगाए 127 से और पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से लग गया, यानी कट गया, 0 आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि अतः यानी 1651 तथा 2032 का HCF, यानी जिसको मो और सो कहते हैं, ये कितना आ गया 127 से पूरा का पूरा कटा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 127 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला का आंसर आ चुका है। इस तरह से आप जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यानी जितना भी सवाल होगा आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप
का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक कोई पूर्णांक है। तो चलिए इनको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे हल। हल कैसे करते हैं, तो चलिए हल के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लिखेंगे हल। हल के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है। क्या है, a तथा b है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि a तथा b है, ठीक है। जहां b बराबर, जो आपको q के साथ लगा हुआ है वो हम लिखेंगे, यानी जहां b बराबर 2q, सॉरी b बराबर 2। अब यहाँ पे यूक्लिड का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे भी तो कहेंगे यूक्लिड विभाजकता नियम या एल्गोरिदम से, ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो इसके बारे में अभी दूसरे सवाल में, यानी पहले सवाल में बताए हैं कि a बराबर में bq + r, और r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा। तो आप बताइए b का मान कितना है, b का मान 2 है। इसका मतलब b से छोटा होगा तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के बराबर यानी b के बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है b से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 देखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, a बराबर में bq + r। अब बताइए b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b की जगह पे 2, यानी a बराबर में 2q + r। पहले देखेंगे r का वैल्यू क्या है, पहले 0 है तो यहाँ पे लगाएंगे 0। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 चलेंगे। स्टेप नंबर जैसे 2 चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर में bq + में r। तो b की जगह पे क्या रखेंगे, तो b की जगह पे 2 रखेंगे, क्योंकि 2 दिया हुआ है। तो b की जगह पे 2 और q का q रहेगा, और r की जगह पे आप क्या रखेंगे 1, क्योंकि 0 हम पहले स्टेप में लिए हैं तो दूसरे स्टेप में उसके आगे वाला लेंगे 1। अब आप बताइए 2q क्या है, सम है या विषम है, तो 2q जो है आपका सम है। क्या है, 2q क्या है, सम है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2q + 1 क्या है, तो ये 2q + 1 जो है ये आपका विषम है। क्या है, विषम है। अब हम कैसे समझेंगे कि सम है या विषम है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये आपका सम कहलाता है। क्या कहलाता है, सम कहलाता है। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए तो इसका मतलब ये विषम है। ये क्या है, आपका विषम है। तो देखिए लास्ट में क्या आया, 1 आया तो विषम हो गया, इसमें 0 आया तो सम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 2q धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और यही बात हमसे पूछा भी जा रहा था और हम लोग यहाँ पे साबित कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। देखिए एक बार इसको फिर से हम समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए शायद आपको सारा चीज दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा था कि दर्शाने के लिए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे सम पूर्णांक जो है 2q के रूप में आ गया, और आगे कहा रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का आ गया, यही बात कर रहा था दिखाने के लिए, और हम दिखा चुके हैं। इस तरह से आप ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। ये देखिए आ जाएंगे हम लोग सवाल नंबर यानी 3 पे। अब सवाल नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 27 का HCF यानी मोसो तथा LCM यानी लोसो ज्ञात कीजिए। देखिए लोसो भी ज्ञात करना है, मोसो भी ज्ञात करना है।
लेकिन शर्त है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए हल करेंगे। सबसे पहले हल करने के बाद जो है नंबर लिख लीजिए। नंबर है आपका 9, 12 और 27। 9, 12 कितना है आपका? 27 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे? 3 गुना 3 9, 3 इकाई 3। चलिए आ जाइए 12 पे। 12 में हम क्या कहेंगे? तो 2 चौक यानी यहाँ पे कह सकते हैं 2 छाके 12। ठीक है, 2 छाके 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 बार में, 3 से लगाइएगा 1 बार में। चलिए आप 27 पे आ जाइए। 27 के बारे में हम क्या कहेंगे? तो 3 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, और 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे क्या चीज? देखिए इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि ये जो आप 9 देख रहे हैं, 9 को हम क्या लिखे हैं? 9 को लिखे हैं 3 गुना 3। इसके बाद 12 के बारे में अगर देखा जाए तो 12 को क्या कहेंगे? 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3। 27 के बारे में देखिए, 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 27 हो गया आपको 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 गुना 3 गुना, ठीक है, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जब हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं, एचसीएफ के बारे में, तो जो नंबर तीनों में कॉमन आता है, तीनों में हो, जैसे यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तीनों में आ गया। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें अब कोई 3 नहीं है, तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ जो निकल गया वो निकल गया 3, क्योंकि तीनों में आना चाहिए, तीनों में है नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। तो एचसीएफ हमारा आ गया, जिसको मोसो कहते हैं, वो आ गया आपका 3। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है? तो देखिए जो तीनों में आए उसे 1 बार लेंगे, इसके अलावा भी जो रेस्ट रह गया सबको लीजिए। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 लेंगे। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है, फिर 2 भी लेंगे। ये 2 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लेंगे। ठीक है, ये 3 तो हम ले चुके हैं पहले। अब ये 3 रह गया, आप ये 3 लिख लीजिए। या आप ऐसे समझिए, इस बात को ऐसे समझिए कि 3 मैक्सिमम बार कितने टाइम आया? मैक्सिमम कितना बार आया? तो 3 सबसे ज्यादा बार जो आया 3 बार आया, तो देखिए 3 हम 3 बार लिए होंगे। 2 कितने बार आया? 2 बार आया है, तो 2 बार लिए होंगे। बस आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 और 3 ही दिया है। अब गुना कर लीजिए, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना हो जाता आप, है ना, 18 दूना 36, और 36 को 3 से गुना कर लीजिए। 36 को 3 से गुना कीजिए, 6 3 18, 3 3 9 10, 108, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपसे पूछे कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, तो आप इस तरीके से आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का जो एचसीएफ यानी मोसो है वो 18 है, और कर रहा है यहाँ पे तथा उनका गुणनफल, यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 12,960 है। तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले हम इस चीज को मानेंगे, सॉरी हल करेंगे। हल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखें। हल के बाद हम संख्या को लिखेंगे जो कि एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ यानी 918 दिया हुआ है। गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है ए गुना बी। ए गुना बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 12,960, है ना। गुणनफल का मतलब होता है कि 2 संख्याओं का गुना किया है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताएं कितना होगा? एलसीएम बराबर व्हाट? तो देखिए हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ए गुना बी का वैल्यू कितना है? 12,960, 12,960। एलसीएम कितना है? यही तो मांग रहा मुझसे। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 18। ठीक है, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा भाग। क्या बन जाएगा? भाग। चलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं, तो 12,960 में भाग लग जाएगा किससे? इस 18 को इस साइड भेजेंगे तो, और इधर क्या रह जाएगा? एलसीएम। अब 18 से भाग दीजिए, है ना। 18 से जब आप भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा? तो देखिए 18 से हम लोग भाग लगा देते हैं। यहाँ पे 18 से भाग लगाएंगे किसमें? या ऐसे काट दीजिए, या 3 से काटिए। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 0। 3 से काटिए, 3 छाके
18, सॉरी 3 6 18, ठीक है। अब देखिए 6 से इसमें लगाइए, कितने बार में लगेगा, 6 गुना 6 36, या और काट दीजिए, 3 से ही काट दीजिए, 3 से लगेगा, 4 3 7 दोनों, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 3 चौके 12 बजाएगा, 3 चौके 12 जीरो, यानी आ गया आपको 1440 बटे में 2, 2 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है, बच जाएगा यहाँ पे 4, तो 2 दूना 4 और जीरो का जीरो, यानी एलसीएम आ जाएगा 720। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 720। आप इस तरह से भी काट सकते हैं, या फिर आप जो है आसानी से भाग दे दीजिए। जब आप भाग भी देंगे तो आपको इतना ही आंसर आएगा, है ना। देखिए जब आप 12,960 में भाग देते हैं 18 से, तो 700 कितना आएगा, 20, कितना आया था, भाग लगा के देख लीजिए, 720 आया था, 720। तो एलसीएम बराबर हो गया 720, आपका आंसर 720 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल हम ऐसे बनाते हैं, आप भी इस तरह से ही सवाल को बनाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 5 देखें तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी तरह के सवाल आपसे पूछते हैं, 2 की जगह पे क्या करेगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, इस तरह से आपको जब देता है तो आप हल्के से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, हल करोगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हल में क्या करना होगा, पहले हमको मानना होगा, क्या करना होगा, मानना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लीजिए इसको कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो रूट 2 को आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो p बाय क्यू के रूप में होता है। और p और q क्या है, तो p q आपका सआभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या क्या होता है, तो सआभाज्य का मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच जो कॉमन होगा केवल एक होगा। जैसे हम कह दे 2/3, इनके बीच कोई कॉमन नंबर नहीं है, यानी एक इसमें भी है, एक इसमें, एक के अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर हम कह दे 4/6, तो इसमें कॉमन है, 2 गुना 2 4 होता है, 2 गुना 3 6 होता है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन सआभाज्य का मतलब होता है जिसमें केवल 2 कॉमन हो। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ जब एक निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सआभाज्य संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग जब करेंगे रूट 2 का भी स्क्वायर होगा और p/q का भी स्क्वायर होगा। दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए q को इस साइड भेजते हैं तो 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें, इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, q स्क्वायर बराबर में p/2। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, कहेंगे चूंकि 2 जो है p स्क्वायर को, देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं, 2 जो है p स्क्वायर को, यानी ध्यान देंगे, यानी p स्क्वायर को क्या, किसको, p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तब ये 2 जो होगा ना, ये जो 2 है, ये 2 ये p को भी विभाजित करेगा, किसको, p को भी। अगर p पे स्क्वायर है, विभाजित कर रहा है, देखिए स्क्वायर है तो 2 से भाग लग रहा है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो क्या भाग नहीं लगता, फिर भी लगता है ना। तो 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए इतना बात हम लोग समझ गए, करेगा। चलिए आप देखिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा जो समीकरण 1 माने है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर मानेंगे, फिर माना, क्या माना, तो जो आपका p है ना, p बराबर में मान लेंगे 2 के।
अब 2 क्यों माने, क्योंकि रूट 2 को हम साबित कर रहे हैं तो 2 मानेंगे, और रूट 3 को साबित करते हैं तो 3 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे है 2q का स्क्वायर बराबर में p के जगह पर रखेंगे 2k, और p का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाता है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर बराबर में 2 दूना 4 k का स्क्वायर। ठीक है, 2 से अगर काटिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2k स्क्वायर। इसी 2 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग, नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ये 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तब ये जो 2 है ना, अगर q पे स्क्वायर नहीं भी रहता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी रहता, फिर भी इसको विभाजित करता, तो इसी बात को लिखेंगे ये 2 जो है q को भी है ना, q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब आप इतना समझ गए होंगे तो देखिए आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हम ऊपर में बोले थे कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, यानी सहभाज्य संख्या को मतलब है एक के अलावा कोई नंबर उसके साथ नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ देख रहे हैं 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे 2 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है, और वहां पे क्या कर रहे थे कि केवल 1 होना चाहिए। हम जो माने थे इसका मतलब उसका विरोध में आया, यानी ये दोनों नंबर आ गया, यानी ये 2 जो है दोनों हमारे मानने के यानी विरोधाभास हो गया। ठीक है, हम जो माने थे वो नहीं हुआ, उसके अलावा यानी 2 आ गया। जब आ गया तो हमारा माना गया जो सवाल है इसका मतलब वो गलत हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे इस तरह p तथा q का एक गुणनखंड 2 है। क्या है, 2 है या नहीं है, क्योंकि p में भी 2 आ रहा है, q में भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है हम तो बोले थे कि एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत होता है। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है क्योंकि हम जो माने थे उसके विपरीत हो गया। अतः हमारा मानना गलत हुआ। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। जिस तरीके से हम आपको बताए हैं वो आप ऐसे यानी सवालों को हल कर सकते हैं। अब ये 2 की जगह पे 3 दे दे या 5 दे दे या 7 दे दे, आप सेम तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अगला सवाल देखिए। ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है और ये फिक्स है, ऐसा सवाल आएगा, या तो ये आएगा या पहले जो हम बता चुके हैं 5 नंबर में वो आएगा। ये सवाल को देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए। माना रूट यानी 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है आपका, परिमेय संख्या। जब ये इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, है ना, हाँ, जब इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे क्या कर लिए, परिमेय संख्या मान लिए। तो जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो हम इसको लिखते हैं
3 प्लस रूट 5 बराबर में P बटे Q। और P बटे Q क्या है? तो P तथा Q क्या है? सहभाज्य संख्या। P तथा Q क्या है? सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 3 के बारे में अगर सोचे तो 3 आपका परिमेय संख्या है, इसको इस साइड भेजे। ऐसे हम मान भी लिए कि परिमेय है, तो रूट 5 बराबर में ये हो जाएगा P बटे Q, और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहेंगे चूंकि P बटे Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपको मिल जाए और दोनों का योग हो तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। देखिए आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देंगे, समझिए, फिर यहाँ पे समझाते हैं। ये आपको याद रखना है कि आपके पास एक परिमेय आ जाए और आपके पास एक अपरिमेय संख्या आ जाए। क्या आ जाए? अपरिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आपस में जोड़ देते हैं ना, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एक परिमेय को एक अपरिमेय को, तो आपका आंसर जो आएगा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जोड़ ना हो गए, हम घटा भी देते फिर भी हमारा आंसर क्या आता? अपरिमेय संख्या ही आता। अगर दोनों को गुना भी कर देते फिर भी हमारा आंसर अपरिमेय संख्या ही आता। अगर ये भाग के भी रूप में रहता फिर भी हमारा आंसर जो आता वो अपरिमेय के ही रूप में आता। अब जरा बताइए, आप ही जरा बताइए कि मेरे पास जो दिया गया सवाल है वो क्या कर रहा है? तो सवाल में कर रहा है कि 3 प्लस रूट 5, 3 आपका परिमेय है और रूट 5 क्या है? अपरिमेय। और दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। लेकिन हम यहाँ पे क्या माने? परिमेय। तो इसका मतलब मेरा मानना गलत हो गया। जब मेरा मानना गलत हो गया तो यानी आपका जो रूट यानी 3 प्लस रूट 5 है ये क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे एक परिमेय क्या है? P बाय Q माइनस 3 क्या है? एक परिमेय, तथा एक अपरिमेय, और एक अपरिमेय क्या है? एक अपरिमेय आपका रूट 5 है का योग का मतलब जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है ना। इस तरह हमारा मानना गलत हुआ, इस तरह हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या कह सकते हैं? 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए एक चीज और जान लीजिए, जब आपका आंसर पूरा हो जाए तो यहाँ पे 2 लाइन ऐसे मार दीजिए। इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, आज का आखिरी सवाल देखेंगे और समझेंगे। देखिए क्या करा है यहाँ पे, करा कि 2.4444 के भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2.4 पे रेकरिंग है। ठीक है, इसको करा है भिन्न के रूप में लिखने के लिए, यानी P बाय Q के रूप में करा है लिखने के लिए। तो चलिए, क्योंकि इसको हम सब्जेक्टिव टाइप से बनाने के लिए जा रहे हैं तो चलिए हम सब्जेक्टिव टाइप पे बताएंगे, फिर आपको शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में जब आ जाए तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानते हैं। क्या करेंगे? हम कुछ मानेंगे। तो माना, हल लिखेंगे, हल के बाद कहेंगे माना। क्या माना? तो यहाँ पे कहेंगे माना x बराबर में कितना? 2.4444। इस तरह से ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करें कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जितना नंबर रिपीट होगा एक पे उतना 0 लगा दीजिए, क्योंकि 4 ही रिपीट हो रहा है, 4 एक ही डिजिट है, तो यानी एक पे 1 0 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर गुना करते हैं। आइए गुना जब करते हैं, इस साइड करेंगे 10 से तो हो जाएगा 10x। इस साइड जब हम गुना करेंगे
तो जितना जीरो उतना डिजिट इस साइड आ जाएगा, तो एक डिजिट, एक जीरो तो एक डिजिट इधर आएगा, तो हो जाएगा 24.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब बताइए, ये आपका 10x है और बराबर में ये 24 है। अगर हम क्या 24 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 22 + 2 और ये दशमलव में आपका तो 4 है ही, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम क्यों लिखे, तो यहाँ से मुझे यानी 2.44 का वैल्यू मुझे मालूम है। 2.44 का वैल्यू क्या है, x है। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, इस x को रखेंगे। किसको रखेंगे, x को रखेंगे। तो कहेंगे 10x बराबर में 22 प्लस इस पूरे का यानी वैल्यू क्या है, x, तो x रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए काम बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये आपका 10x है, इस x को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 22। ठीक है, अब देखिए 10 में से 1 घटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 9x बराबर में 22। और x और 9 के बीच गुना का रिलेशन है, गुना इधर जब जाता है तो भाग हो जाता है, तो हो जाएगा 22/9। यानी हमारा जो आंसर था यानी p/q के रूप में लाए वो 22/9 हो गया। इस तरह से हम इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आइए हम लोग शॉर्ट तरीके से भी समझने के प्रयास करते हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या था। सवाल आपका है कि 2 दशमलव यानी 4444 यानी 2 पे, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 4 पे देख रही है, यानी 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक लाइन लेना है। जितने नंबर यानी रिपीट कर रहे हैं, है ना, जितने डिजिट आपका रिपीट कर रहे हैं या जिस पे रेकरिंग है उतना आप 9 ले लीजिए, क्योंकि 4 एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक 9 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी टोटल नंबर है सभी को ऊपर लिखिए, यानी जैसे 2 4 यानी 24। किस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 2 पे रेकरिंग नहीं है, 2 को घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 22/9। आपका आंसर डायरेक्ट इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो बताए आपको ये सब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी सवाल बताए हैं बेहद ही आसान तरीके से बताएं, आप इसी तरीके से सारे सवालों को आप हल करेंगे। तो चलिए अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।